हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए या जीके जीएस का सेट नंबर 20 है और इससे पीछे मैंने आपको 19 सेट जो कवर कराए हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के मोटिवेशनल कोड के साथ। लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, आराम सुनना है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो आपको कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, गिर कर चलना और चल कर संभलना और संभल कर नया इतिहास रच देना का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पर भीख नहीं मांगती और मौत के पिंजरे से अपनी चाहत को खींच लाना नाम जवानी है। तो आप हिम्मत करिए। तैयारी शुरू करने से पहले ही आप अपनी हिम्मत को तोड़ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, वो सब्जेक्ट कमज़ोर है। अरे पढ़ोगे तो कुछ भी कमज़ोर नहीं है। आप मेहनत तो करिए। आपकी आंखों में जो ख्वाब हैं, आपके घर वालों ने जो आपके प्रति सपने सजोए रखे हैं, वो हर एक सपना पूरा होगा। आप हिम्मत को बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन कहता है आपसे, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद है क्या, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए, जो उपनिषद हैं इनकी रचना किस काल में हुई थी, याद रखना है आपको। तो ये रचना 800 BC से 500 BC के मध्य हुई है। याद रखोगे, ईसा पूर्व उल्टा चलता था। ठीक है, 800 BC से 500 BC के मध्य हुई है। और इनकी जो संख्या है, उपनिषद की संख्या कितनी मानी गई थी? 108। याद रखोगे, जिसमें से प्रमाणित कितने प्रमाणित हुए थे? 13 उपनिषद प्रमाणित हुए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? तो उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद कराया गया था, जिसको पढ़ने की जिज्ञासा दारा सिकोहा के द्वारा जगाई गई थी। याद रखना है, फारसी में अनुवाद इसका किसने किया है? दारा सिको ने, दारा सिको के द्वारा किया गया है। तो उपनिषद किस काल में रचना काल हुई है? 800 से 500 के मध्य। संख्या 108, प्रमाणित कितने हैं? 13 है। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारा सिको के द्वारा कराया गया था। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो आपका आंसर हो जाएगा पास बैठना। क्या हो जाएगा? पास बैठना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट वन आंसर। आगे समझिए, यहाँ देखिए, ये आप देखिए, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति इस प्रकार से उस काल में होती थी और उसी को कहते थे उपनिषद। बात क्लियर हो गई है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1899 से 1905 तक। याद रखना है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक माना जाता है। अब आइए ऑप्शन पर, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई है। याद रखना, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ है। याद रखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। तो अब आप बताइए, इसमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं होगा? आप कहोगे कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई है? लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में। याद रखना है, किसके द्वारा हुई है? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा। कमेंट करोगे आप कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था और वो कब बना था, किस कांग्रेस के अध्यक्ष में बना है? याद रखोगे इतनी बात। चलिए अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो जो घटना हुई है मैंने एक स्लाइड में लिया है, बहुत ही बेहतरीन है ये आपके लिए। देखिए, पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905 में हुई है। रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ है। आगे,
रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। याद होगी इतनी बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन हुआ कब। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन पहली रेल चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दल बदल से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं दल बदल होता क्या है और ये भारतीय संविधान में कब आया। तो दल बदल को 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। हम जानते हैं हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी कितनी, 8, जो बढ़कर बाद में 12 हो गई। उसी क्रम में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 में और उसमें एक नियम बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ये कानून क्या होता है? यदि कोई भी विधायक जीतने के बाद, आराम समझना है, यदि कोई विधायक जीतने के बाद अपना पद छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदलू करार दे दिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। बोलो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो जीतने के बाद यदि आप दल बदल कर लेते हैं तब जाकर दल बदल कानून लागू होता है और चुनाव से पहले दल बदल कानून लागू नहीं होता है। यदि आपको टिकट नहीं मिला है तो अब आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। टिकट मिलने और जीतने के बाद यदि आप दल बदल कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आपको दल बदलू करार देते हुए बाहर कर दिया जाएगा और यह है चुनाव जीतने के पश्चात। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई? क्या हुआ? चुनाव जीतने के पश्चात। कब जोड़ा गया? 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ है? 1985 में। तो बात क्लियर है दल बदल। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है। अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो गुजरात तो है ही नहीं, तो समझिए ध्यान से। सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। आप समझी गए हो क्या होगा? चेन्नई होगा। इसकी लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है। वहीं पर सबसे लंबी तटीय सीमा रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? अगर राज्य पूछ लेगा तो आपका आंसर होगा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले विश्व में कौन सा है, अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में याद रखना कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। बोलो याद हो गया। विश्व में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कौन रखेगा? बांग्लादेश। राज्य कौन रखेगा? गुजरात। शहर कौन रखेगा? कोची। बोलो बात क्लियर। चलिए चेन्नई। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्रिनी द्वीप कहां स्थित है? तो नेत्रिनी द्वीप स्थित है आपका लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप कहां पर है दोस्त? तो ये है अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है। 36 द्वीपों का ये समूह है। 36 द्वीपों का समूह कौन? लक्षद्वीप। वहीं पर याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा। ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित। और याद रखना है इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक ध्यान रखना है। इसकी राजधानी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। बोलो बात क्लियर हो गई? तो याद रखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए माउंट थोलियर। क्या हो जाएगी? माउंट थोलियर हो जाएगी। दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट थोलियर है। ठीक है। चलिए अब देखिए गोवा के बारे में थोड़ा सुन लीजिए।
गोवा को 56वां संवैधानिक संशोधन हुआ था कब? 1987 में क्या हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को कब दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था और गोवा पर पहले अधिकार था पुर्तगालियों का, जिसको 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखना। केरल की भाषा है मलयालम। मलयालम केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको पीछे समझा दिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कहता है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यानी किस नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपकी यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ हिमनद से निकलती है यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखना है। ठीक है, आगे आइए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है बताइए? तो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जहाँ से निकलती है, कहाँ से? तिब्बत में। और जहाँ से निकलती है वहीं पर इसको सांगपो कहते हैं, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। याद रखना इतनी बात। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? दिहांग के नाम से जानी जाती है। और वहीं पर चीन में यारलंग जारबो। चीन में किस नाम से जानते हैं इसको? यारलंग जारबो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यंगप दर्रे से प्रवेश करती हुई इस प्रकार से निकलती है और ऐसे बहकर इस प्रकार से निकल जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी भारत में SU आकार में बहती है? तो U आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश के यंगप दर्रे से प्रवेश करती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के होते हुए निकल जाती है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ब्रह्मपुत्र बात क्लियर है। चलिए, गंगा को हम सभी जानते हैं कि गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है? तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से, याद रखना है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिससे आप गंगा नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करारोपण की वह विधि कौन सी है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों की दर में वृद्धि होती जाती है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सुनना आराम से। एक कर होता है प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर होता है, और एक होता है आपका प्रतिगामी कर। प्रतिगामी, तो ध्यान समझना है बात। प्रतिगामी प्रगतिशील जो कर होता है ये कहता है यदि मान लो आपकी आय अभी 1000 रुपया है और 5% कर की दर है, यदि आपकी आय 2000 हो जाएगी तो आय की कर की दर भी आपकी बढ़ के 10% हो जाएगी। यदि 3000 रुपये आपकी आय हो जाएगी तो कर की दर 15% हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रगतिशील जो कर होता है, यदि आपकी आय बढ़ेगी तो कर की दर भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि प्रगतिशील कर का जो प्रभाव होगा वो किस पर होगा? अमीर व्यक्ति पर होगा। प्रगतिशील कर का प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ेगा? सर्वाधिक अमीर पर पड़ेगा। और वहीं अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताइए सभी प्रत्यक्ष कर कैसे कर होते हैं, तो सभी प्रत्यक्ष कर की जो प्रकृति होती है वो प्रतिगामी होती है, जो सीधे आपसे वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर जितने भी हैं उन सभी की प्रकृति कैसी होती है? प्रत्यक्ष प्रगतिशील कर कहलाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं प्रतिगामी की। ये क्या होता है? तो सुनिए, अभी आपकी आय मान लीजिए यहाँ से हम लोग आते हैं 5000 है,
कर की दर 20% है, आय 10,000 हो गई तो कर की दर 10% रह जाएगी। कहने का मतलब एक ही है, आय आपकी बढ़ेगी 10,000, आय यदि आपकी बढ़ेगी तो कर की दर आपकी कमेगी। ये किस में होता है? प्रतिगामी कर में होता है। तो ध्यान रखना, सभी अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिगामी होती है। आपके एग्जाम में आता है कि बताइए प्रतिगामी कर का कौन उदाहरण है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, जो सीधे आपसे ना वसूला जाए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में इस मोबाइल को लेने के लिए गए, मेरी बात पे ध्यान सुनना है। मार्केट में आप मोबाइल लेने गए, ठीक है, आपको ये मोबाइल मिला मान लीजिए 15,000 का, उसमें ऑल टैक्स आपका ऐड है, ठीक है। तो ये टैक्स आपसे जो वसूला गया वो टैक्स पहले से ही सरकार ने इस मोबाइल को बनाने वाली कंपनी से ले लिया था और वो टैक्स अब आपसे लिया जाता है। तो आप डायरेक्ट सरकार को कर तो नहीं देते हो, बीच में कौन निभा रहा है? कंपनी देती है सरकार को, कंपनी लेती है आपसे। ऐसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो सीधे जनता से ना वसूला जाए, घुमा फिरा के तुमसे ही ले लिया जाएगा, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्येक अप्रत्यक्ष कर की जो आपकी प्रकृति होती है वो प्रतिगामी होती है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक होता है एड वैलोरम टैक्स, याद रखना है। देखिए, एक होता है एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, ध्यान रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एड वैलोरम टैक्स वस्तु की मात्रा पर लगता है। वस्तु की मात्रा पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। अगली क्लास में पूरा टैक्स खत्म कराने वाला हूं, आपके लिए ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। अगला क्वेश्चन कहता है चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम समझना है। देखिए, कोई भी चुंबक होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। एक नॉर्थ ध्रुव होता है और एक साउथ ध्रुव होता है। और चुंबक की ये खासियत होती है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, जो इसके पास चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबक के गुण को दर्शाने के लिए आणविक सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत है? आणविक सिद्धांत। याद रखोगे इतनी बात। आणविक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आणविक सिद्धांत वेबर ने दिया है। किसने दिया है? वेबर ने। और वहीं पूछ ले विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये किसने दिए हैं? तो आप इसका कमेंट करके मुझे बताओगे कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। हिंट दे देता हूं, फासे नाम है, अब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया है? आणविक सिद्धांत वेबर ने। चुंबकीय बल रेखाएं क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और यदि हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं और वो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाती है। और यही क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण ध्रुव होगा। बोलो बात क्लियर हो गई। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक स्थायी चुंबक होती है और एक अस्थायी चुंबक होती है। स्थायी चुंबक क्या होती है? जिसको कठिनता से ही बनाया जाता है और कठिनता से ही समाप्त होता है, उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक आसानी से बन जाए, आसानी से समाप्त हो जाए, नरम लोहे की जो बनी होती है इसलिए जल्दी ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखोगे इतनी बात। विद्युत घंटी में कौन सी चुंबक का प्रयोग होता है? स्थायी, अस्थायी? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग मुझे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं, आणविक सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? और चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर वो ठहरती है। बोलो दोस्तों, बात क्लियर हो गई। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ही बेल आइकन की घंटी दबा लियो, क्यों? जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको जरूर मिलेगा नोटिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या किसी बड़े शहर में वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिछले क्लास में बताया CO कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस है। सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस है। इसे हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। यदि आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाओ तो स्वर्ग के दर्शन करा देगी भाई आपको। स्वर्ग के दर्शन मतलब चले गए आप, अब वापस नहीं आओगे। तो कभी भी सोते समय बंद कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये दम घोटू गैस होती है। ये एक मीठी गैस होती है, ये एक सिगरेट के धुएं में निकली हुई एक गैस होती है, ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है। तो लेकिन बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण का कारण, इससे भी बड़ा प्रदूषण कारण होता है शीशा। क्या होता है? शीशा। हम जानते हैं जब आपका बाइक वगैरह का प्रदूषण जांच होता है तो उसमें कार्बन और शीशा भी जांच किया जाता है। तो ध्यान रखना है, बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का सूचक शीशा होता है। वहीं तांबा की अधिकता से जल में जेबिल्सन रोग हो जाता है। याद रखोगे, तांबा की अधिकता से जेबिल्सन और पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है। यदि जल में पारे की अधिकता हो जाएगी, मिनीमाटा हो जाएगा, शरीर स्थूल हो जाएगा, सूख जाएगा। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके कपड़े पर दाग पड़ गए, उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे? मिट्टी के तेल का? नहीं भाई, ये गलत है। चूने का, जल जाएगा कपड़ा, ठीक है। आज जल जाए तो हमें कोई मत बचाइयो, गाना सुना है ना, आज रपट जाए तो हमें कोई ना उठाइयो, ऐसी गाना गाओ, आज जल जाए तो हमें कोई मत बचाइयो, ठीक है। इसमें प्रयोग होता है पेट्रोल का? अरे नहीं भाई, ऑप्शन से अलग हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखोगे तो कपड़े से धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। चलिए मैंने कुछ आपको लल्ला सीरीज का क्वेश्चन लिया है, आराम से देखना है प्यारे। देखिए, कांच पर लिखावट में किसका प्रयोग होता है? आपने कांच पर नाम लिखवाया होगा उनका, अब उनका मतलब समझ गए होगे, आप समझदार हो। तो कांच पर लिखावट में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है, HF का प्रयोग होता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? कांच पे नाम गुदवा लो, कांच पे नाम लिखवा लो। आगे आइए, गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे, रसायनों का राजा H2SO4 होता है। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, HF होता है। सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है समझिए, देखिए, pH पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है, जिसमें 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक आपका क्षारीयता होती है, ठीक है। याद रखोगे इतनी बात। तो यही पूछा सबसे प्रबल अम्ल। जैसे जैसे आप 7 की तरफ बढ़ते जाओगे अम्लीयता कम होती चली जाएगी, क्योंकि 7 पे जाके उदासीन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जल क्या होता है? H2O क्या होता है? तो H2O उदासीन होता है, रट लेना इसको तो भाई, ठीक है। तो सबसे प्रबल हाइड्रोफ्लोरिक हो गया, सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है विषाणु वायरस में क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विषाणु हमेशा जीवित कोशिका में ही पाए जाते हैं। विषाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक लाभदायक और एक हानिकारक। लाभदायक, दूध को दही से बनाने में, दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दलहनी कुल की जड़ों में एजिटोबैक्टीरियम जीवाणु। इससे होता क्या है? मृदा पनपती है। ध्यान रखें, दलहनी कुल में एजिटोबैक्टीरियम, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस। लेकिन
आपको याद रखना है विषाणु में क्या क्या होता है। तो इसमें एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, केंद्रीय अम्ल और प्रोटीन होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है इसमें? केंद्रिक एसिड होता है, केंद्रक अम्ल होता है और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं विषाणु। लेकिन विषाणु की फितरत होती है चेंज करना अपने आप को। आपने कोरोना वायरस अभी सुना होगा, देखा होगा, क्या हुआ था उसमें? हर दिन अपना एक नया रूप लेके आ रहा था। तो विषाणु की फितरत चेंज करना होता है। विषाणु शब्द की खोज या विषाणु के खोजकर्ता लेवांडोव्स्की है। कौन है? लेवांडोव्स्की है। कौन है? विषाणु के खोजकर्ता है। आपके एग्जाम में विषाणु से संबंधित होने वाले रोग भी पूछे जाते हैं और आज के बाद ये मेरा आपसे वादा है दोस्त कि विषाणु से होने वाले रोगों में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखिए गौर से, ट्रिक याद रखोगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे, खट्रा हिम हरे। याद रखोगे? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। बोलो, एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। याद हो गई? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। याद रखो, मन मन बोलो, एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। किससे हो गया ये? विषाणु से। कौन कौन से रोग हैं देखिए? ए से एड्स, डे से डेंगू, पोलियो, इन्फ्लूजा, इसे फ्लू रोग भी कहते हैं, इन्फ्लूजा, चेचक, छोटी माता, चिकन पॉक्स, छोटी स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रकोमा, आंख से समझ होता है, ट्रिकोमा, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पीस और रेशर रेबीज। सभी विषाणु से होने वाले रोग खत्म। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चैलेंज है मेरा आपसे। याद कर लोगे ना? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। याद हो गया? एक बार फिर देख लो, एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। याद हो गई? ठीक है। तो सभी रोग विषाणु से होने वाले इनको नोट कर लेना। लेवांडोव्स्की के द्वारा इनकी खोज की गई थी। किस किस के बने होते हैं? केंद्रक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। दूध को दही बना देगा लैक्टोबैसिलस। दलहनी कुल की जड़ों में पाया जाएगा एजिटोबैक्टीरियम। बोलो, बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। तो विषाणु तो मैंने कंप्लीट कराई दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कितने कोष्ठों में स्तनी का हृदय होता है? यानी स्तनधारियों का जो हृदय होता है कितने चैम्बर में बटा हुआ रहता है? आपने अपना तो पढ़ा ही है ना, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नील, बायां नील। 4 हो गए। अब रट लो। देखिए कैसे रटोगे। याद मैं आपको सभी का कराता हूं। देखो, चमगादड़, पक्षी, मनुष्य, इन सभी का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। याद रखना। आगे आओ, मछली का हृदय 2 कोष्ठीय होता है। याद रखोगे। मधुमक्खी का हृदय पिछली बार जीडी में आया था 5 कोष्ठीय होता है। आगे याद रखो, सांप, मेढक, घड़ियाल, इन सभी का हृदय 3 कक्षीय होता है। तो याद करना बहुत सिंपल है। सांप मेढक को खाता है और घड़ियाल इन सबको खा जाएगा। यानी सांप, मेढक, घड़ियाल तीनों का संबंध पानी से है और पानी से है तो हृदय 3 कोष्ठीय होगा। सांप मेढक को खा जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 कोष्ठीय हो जाएगा। और वहीं पर याद रखना, कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। कितने में रहता है? 13 चैम्बर में। याद रखोगे, चमगादड़, पक्षी, मनुष्य, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। आगे मछली 2, मधुमक्खी 5, सांप, मेढक, घड़ियाल 3 और कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बरीय होता है।
याद हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। आम, सर्दी, जुकाम, ये वायरस से होता है वायरस। मलेरिया किससे होता है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मलेरिया शब्द की खोज किसने करी है, मैकुलाज ने करी है। मैकुलाज, याद रखोगे इतनी बात, मलेरिया शब्द मैकुलाज ने खोजा है। आंत ज्वर टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। अब ये तो कोई रोग होगा नहीं मक्खी से, तो याद रखना है फ्लू। रोग किससे होता है, मक्खी से होता है। वहीं पर याद रखने को और नींद की बीमारी, ये सीसी मक्खी से होती है। याद रखोगे नींद की बीमारी, सोने की बीमारी किससे होती है, सीसी मक्खी से होती है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है मकर संक्रांति क्या है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर संक्रांति सभी जानते हैं कि जनवरी माह में होता है हर वर्ष। कब होता है, जनवरी माह में। लेकिन मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा, तमिलनाडु में पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल, भोगी पोंगल और सूर्य पोंगल। पोंगल का अंतिम त्यौहार कन्या पोंगल था। पोंगल 4 दिन का होता है और ये भी मकर संक्रांति का ही एक त्यौहार है। यानी हम लोग जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, यूपी में जिसे दान का पर्व कहते हैं, बिहार में जिसको खिचड़ी कहते हैं, तमिलनाडु में उसी को पोंगल कहते हैं। पोंगल त्यौहार जो नाम है वो मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है और मकर संक्रांति को ही पतंग उत्सव के नाम से भी भारत में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया पतंग उत्सव। याद रखना है पंजाब में इसी को लोहड़ी भी कहते हैं। एग्जाम में आता है लोहड़ी कहाँ का है उत्सव है, पंजाब का। पोंगल तमिलनाडु, खिचड़ी बिहार। बोलो बात क्लियर होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में मकर संक्रांति को केवल संक्रांति के रूप में ही जाना जाता है। ये भी याद रखोगे आप लोग। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगर हम ओनली तमाशा की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। ओनली तमाशे की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, कब होता है, तो कभी भी याद रखना सूर्य कभी बीच में नहीं आता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। याद रखना है मणिपुरी जो नृत्य होता है इसमें कलाकार पोर्ट लुई मतलब राधा कृष्ण का जो भेष बनाया जाता है वो जो है उससे हम लोग कहते हैं पोर्ट लुई। किस नृत्य में पहनी जाती है, मणिपुरी नृत्य में। कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कमेंट करके बताओगे, ये मेरे बताने लायक नहीं है आपका। भरतनाट्यम कहाँ का है, कमेंट करके बताओगे। इन सभी नृत्यों के बारे में पीछे एक एक करके बताया हुआ है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। कौन है ये, संतूर वादक हैं। बाकी सभी जो बच्चे आपके पास पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, अनुशंका शंकर, ये सभी कौन है, आपके सितार वादक हैं। याद रखोगे इतनी बात। आगे आइए, यहाँ पर देखिए हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी एक ऐसा यंत्र है कि जिस पर प्रत्येक राग को बजाया जा सकता है। ठीक है, हरप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा संतूर, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन तबला, अजमत अली खां सरोद। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन कहता है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब होता है। 6 जून, 6 मई, 4 जून या 3 जून। तो विश्व स्तर पर साइकिल दिवस होता है
6 जून के लिए। कब होता है? 6 जून के लिए। अब आइए यहाँ पर जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैंने लिए हैं, आराम से समझिए। पिछले क्लासों में मई कवर करा दी, अप्रैल कवर करा दी, जनवरी भी करा दी। हर क्लास में एक एक मंथ का मैं आपको दिवस लूँगा। तो देखिए 1 जून को क्या होता है? विश्व दुग्ध दिवस होता है। 3 जून को होता है विश्व साइकिल दिवस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 29 जून को होता है सांख्यिकी दिवस होता है, पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो इस प्रकार से आपका ये सेट समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको ये सेट आज का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में एक शायरी भी सुन लीजिए ध्यान से। मिटा दूं हसरतों को तेरी, ध्यान सुनना है। मिटा दूं हसरतों को तेरी कि अब दिल में कोई चाहत बाकी ना रहे, और ऐसा दीदार करा दे मेरी आंखों को कि कुछ अब देखना बाकी ना रहे। दीदार का मतलब क्या है दोस्त? तो इस बार कंफर्म सिलेक्शन है किसमें? एसएससी जीडी में। कौन सी पोस्ट लेने वाले हम लोग? CISF SSF। बाकी तो ऐसे ही मिल जाएगी। मन में एक उमंग बनाए रखिए और इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।